नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाय लखन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं हमारे जो जनरल साइंस फॉर ऑल एग्जाम की सीरीज नंबर 3 मैंने यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सीरीज नंबर 3। ठीक है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी जनरल साइंस की रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो चलो आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की बाह्यतम परत कहलाती है। सूरज की है जो बाह्य सतह है, बाह्य परत है, उसका क्या नाम है? कोरोना। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? कोरोना। तो ये क्या होती है देखते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये सूरज है। ये सूरज की जो बाहर की जो सतह होती है ना, ऐसे ऐसे ये बाहर, ये होता है कोरोना। इसकी सतह के चारों ओर ये होता है ना, बिल्कुल बाह्य सतह। ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका नाम है क्या है? इसका नाम है कोरोना। ठीक है, और ये जो कोरोना होता है बाह्यतम सतह होता है, बाह्यतम सतह होती है, इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ ये बाह्य सतह का है। जैसे जैसे सूर्य के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है और केंद्र में लगभग जो तापमान है वो 15 मिलियन या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी का रक्षक कौन है? तो जो भी धूमकेतु हैं या क्षुद्र ग्रह हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? कौन सा ग्रह करता है? तो बृहस्पति ग्रह। अब आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आया है, आपको हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह तो हमसे थोड़ा सा और दूर है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह कैसे रक्षा करता है? ये इस पॉइंट पर रक्षा करता है कि जो बृहस्पति ग्रह है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो ये धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रह हैं उन सभी को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, अक्षुद्र ग्रह या धूमकेतु है, उनको पृथ्वी की तरफ नहीं आने देता। तो इस प्रकार यह है हमारी धूमकेतु और अक्षुद्र ग्रहों से रक्षा करता है कौन? बृहस्पति ग्रह। याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देता हूं। और पृथ्वी का जो पुत्र है उसके रूप में किसे जाना जाता है? मंगल को जाना जाता है, मंगल ग्रह को। छोटा ग्रह है इसलिए। ठीक है, और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, आपको भी पता होगा, डिमोस और फोबोस। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पवन की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो जो हवा है, हवा की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये भी पूछ लेते हैं। तो एनीमोमीटर। क्या नाम रहेगा? एनीमोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड है ये एनीमोमीटर। इसके द्वारा हवा की गति मापी जाती है या पवन की गति मापी जाती है। तो ऐसे याद करेंगे। तो इसी प्रकार मैंने बताया था हाइग्रोमीटर से एक बार क्या मापते हैं, पिछली सीरीज में ही बताया था। हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, नमी, हवा की नमी। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? घनत्व मापते हैं, मैंने आपको बताया था, डेंसिटी। तो इस प्रकार ये जो वर्ड है आपको याद कर लेने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो ये लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। इससे क्या मापते हैं? डिस्टेंस मापते हैं। कौन सी दूरी? जो बड़ी दूरी होती है उनको मापते हैं। और एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, या लगभग 9.5 भी कह सकते हैं हम इसको, गुणा 10⁻15 मीटर। यदि मीटर में हो तो ये वैल्यू आएगी, और किलोमीटर में हो तो इसकी 3 जो जीरो कम हो जाएंगे। आपको पता है मीटर से जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, तो इसकी 3 जीरो कम हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। याद रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात करें तो वो लाइट ईयर नहीं है, वह है पारसेक। ठीक है, मैंने बताया भी था, पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है। और 1 पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्या है, ऊंचाई बढ़ जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, जैसे जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जो क्वथनांक है वो डाउन होता जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम होने के कारण क्या होता है कि जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जल जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगता है, इसलिए जो पहाड़ों पर है जो खाना बनाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सफ़ेद कोयला क्या है? सफ़ेद कोयला, वाइट कोयला हम किसे कहते हैं? वाइट कोयला कहते हैं हम जल विद्युत को, हाइड्रिक इलेक्ट्रिसिटी को। हाइड्रिक इलेक्ट्रिसिटी, जल से जो बिजली बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। और ये जल विद्युत को ही किस रूप में जाना जाता है? सफ़ेद कोयले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद करते हैं। और ये जो जल विद्युत है, ठीक है, ये ऊर्जा का कैसा प्रकार है? ये एक कैसा प्रकार है? नवीकरणीय प्रकार है, मतलब ये बार बार पैदा किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम अवधारणा है। किसकी अवधारणा है, मतलब किसकी व्याख्या करता है, किसको बताता है? तो इस यह किसकी व्याख्या करता है? जड़त्व की। जड़त्व जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। इसलिए हम न्यूटन के पहले नियम को किस रूप में भी जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और न्यूटन का पहला नियम है, इससे क्या होता है, इससे हमें किसकी परिभाषा मिलती है? फोर्स की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? फोर्स की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं, न्यूटन के फर्स्ट नियम से क्या मतलब पता चलता है? हमें जो फोर्स होता है, बल होता है, उसकी परिभाषा मिलती है। और न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो क्या बताता है? उससे हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला, F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो सेकंड नियम है उससे हमें मतलब फोर्स का व्यंजक प्राप्त होता है, फोर्स का फॉर्मूला प्राप्त होता है। और पहले नियम से जो फोर्स है या लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसकी परिभाषा हमें प्राप्त होती है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है। तीसरे नियम के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करता है? जो अपमार्जक होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं, जिन्हें हम कपड़े साफ करने के लिए या मैल निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो वे किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सफाई का जो काम करते हैं वो किस सिद्धांत पर होता है? तो इसका कारण है सतही तनाव। सतही तनाव का मतलब है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सरफेस टेंशन के ऊपर ये मैल को, इस सिद्धांत के आधार पर मैल को क्या करते हैं? निकालते हैं कपड़े से। तो इस प्रकार आपको याद कर लेना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तूफान की भविष्यवाणी होती है जब वायुमंडलीय दाब, आपने पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तूफान की जो भविष्यवाणी होती है वो वायुमंडलीय दाब जब अचानक गिरता है तब होती है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, जब प्रखनली में जो पारा होता है वो पारा धीरे धीरे नीचे आता है, सॉरी अचानक से नीचे गिरता है। मान लीजिए प्रखनली है, ठीक है, ये पारा है आपका, ये नीचे की तरफ आता है अचानक। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या भविष्यवाणी की जाती है? मौसम वाले क्या बताते हैं कि तूफान आने वाला है, आंधी तूफान ये आने वाले हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यदि ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? हुँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बारिश होने वाली है। ठीक है, और नॉर्मल से बिल्कुल धीरे धीरे चलता है तो इसका मतलब क्या है? मौसम साफ रहने वाला है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो बताओ, सूर्य का प्रकाश विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, इंग्लिश में कहेंगे रेडिएशन। किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के रूप में धरती पर पहुंचता है। क्योंकि आप जानते हो कि सूरज का प्रकाश है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो वो रेडिएशंस यानी कि विकिरण के द्वारा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और पृथ्वी इससे गर्म होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी किस माध्यम के द्वारा गर्म होती है? तो ये विकिरण प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है।
ठीक है। हमारे जो वायुमंडल में कुछ भारी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और भी गैसेज हैं, वो क्या कर लेती हैं, सूर्य के प्रकाश को जाने नहीं देते वापस, कहीं उसके 1 या 2% भाग को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, उसी के कारण हमारा जो वातावरण है वो गर्म होता चला जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। 11 है, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का परिवहन कणों के बिना गति कहलाता है। जब पदार्थ के द्वारा, पदार्थ में से जब ऊष्मा का परिवहन होता है और उसमें कणों की गति नहीं होती, तो ऐसे परिवहन को कहेंगे, ऊष्मा के परिवहन को कहेंगे चालन। चालन यानी कि कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है? ठोस में होता है। ये मान लीजिए कोई भी ठोस है, पत्थर है या कुछ भी है, मेटल की बनी हुई कोई चीज़ है, ठोस है, भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा का परिवहन कैसे होगा, आपको ही पता है। जैसे लोहे को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इस सिरे से यदि मैं गर्म करता हूँ, ठीक है, तो दूसरा सिरा क्या हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं जिससे मिलके बना होता है, इसमें उसका चालन नहीं होता, कणों की गति नहीं होती। तो इसमें ऊष्मा कैसे जाती है, एक कण से दूसरे कण तक, तीसरे कण तक, ऐसे करते 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 ये दूसरे एंड तक पहुंच जाती है और ऐसे करते करते ये पूरा गर्म हो जाता है। तो पदार्थ के द्वारा ऊष्मा का परिवहन जो कणों के बिना गति किए होता है उसे हम कहते हैं चालन, कंडक्शन। और यह किस में होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या है, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है? तो क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, बताएंगे आप? तो इसमें अध्ययन किया जाता है बिल्कुल निम्न तापमान का। ठीक है, बिल्कुल निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है और ये रॉकेट्स और इन सब चीज़ों में अध्ययन किया जाता है। ये क्रायोजेनिक्स जो पद्धति है, इसमें निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि रॉकेट्स बहुत ऊँचे ऊँचे मतलब जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर अंतरिक्ष में जाती हैं तो वहाँ टेम्परेचर डाउन भी आता है। तो उस आधार पर वहाँ पर उसका जो ईंधन है वो सेट किया जाता है, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इस रूप में होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारे फॉसिल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका अध्ययन, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो उसे हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी। इंग्लिश में ही वर्ड है, याद कर लेना आपको, पैलेंटोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मतलब याद करने हैं। ठीक है, तो जैसे सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, और भी जो भी हैं वो ऐसे वर्ड आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ऊष्मा परिवर्तन मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऊष्मा परिवर्तन, जो हीट चेंज होती है, हीट चेंज यानी कि हीट में जो बदलाव होता है उसको मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? कैलोरीमीटर। ठीक है, अब देखो ऊष्मा की इकाई मैंने क्या बताई थी, कैलोरी बताई थी। ठीक है, तो ऊष्मा में जो भी परिवर्तन होगा उसे कौन मापेगा? कैलोरीमीटर मापेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, करंट को किस में मापते हैं? एमीटर। एमीटर मापने के लिए होता है। वोल्टेज को किस में मापते हैं? वोल्टमीटर में। ठीक है, और तापमान को किस में मापते हैं? तापमान के लिए थर्मामीटर मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर की खोज किसने की थी, पता है? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो कैलोरीमीटर किसके लिए यूज होता है? हीट चेंज के लिए, ऊष्मा परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जो विकिरण तापमापी है यानी कि पायरोमीटर है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो विकिरण तापमापी या इंग्लिश में कहें पायरोमीटर, पायरोमीटर प्रयोग होता है अति उच्च तापमान मापने के लिए। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान होता है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तापमान इसके द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद करना है कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के लिए, और क्रायोमीटर का प्रयोग, क्रायोजेनिक्स था ना, तो उससे बनेगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सीरीज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भट्टी के सामने खड़े व्यक्ति तक ऊष्मा गमन करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भट्टी के सामने खड़ा है, भट्टी के सामने खड़ा है, काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो ऊष्मा का गमन होता है वो किसके द्वारा होगा? संवहन के द्वारा। ठीक है, संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा। आप सोच रहे होंगे कंडक्शन के द्वारा होगा, लेकिन कंडक्शन के द्वारा नहीं होता। कंडक्शन के द्वारा जब कोई एक उपकरण होता है ना, ठोस, उसमें ऊष्मा का चालन कंडक्शन से होगा। अब ये सोचो कि कन्वेक्शन से कैसे?
कन्वेक्शन से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। तो इसके लिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये भट्टी है, ठीक है, ये भट्टी है और इसके सामने ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसके सामने ये कोई आदमी, तो ये भट्टी चल रही है, तो आग के लपटें मान लीजिए निकल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस आदमी के पास जो भी कोई भी पर्सन है, इसके पास कैसे हीट जाएगी, तो यहाँ पे माध्यम का मीडियम का काम करेगी हवा, बीच में क्या है, एयर, हवा है, हवा मीडियम का काम करेगी, तो हवा से होते हुए हीट जाएगी, ऐसे करते करते हुए क्या है, उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। तो इसमें माध्यम का काम किसने किया, कणों ने किया। कण यहाँ से गर्म हुए और वो उन कणों ने क्या की, गति की और उस व्यक्ति तक पहुंच गए, ठीक है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो एक्चुअली मोशन के कारण हुआ है। जो कण थे उन्होंने क्या किया है, मोशन किया है, गमन किया है, गति की है, तो उनके कारण हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ क्या हुआ है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी कण है, पार्टिकल हैं, उनका मोमेंट हुआ है, तो उनके कारण हीट ट्रांसफ़र हुई है, मतलब कणों ने गति करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सवमेन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको रिलेट कर लेना है, उसके आधार पर आंसर देना है। मतलब साइंस में तुक्का नहीं चलता, तुक्का नहीं मारना है, लेकिन आपको डेली लाइफ से रिलेट करना है इसको। जितना आप डेली लाइफ से इन क्वेश्चनों को, साइंस को रिलेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके साइंस को पढ़ने के हमेशा ट्रिक्स बता देता हूँ। एक तो उसके वर्ड को ध्यान से देखिए पहले, कि उस वर्ड में ही उसकी डेफिनेशन पता चल जाती है, उस वर्ड से ही उसका क्या काम है ये पता चल जाता है, उसके नाम से ही ध्यान आ जाता है कि इसका मेनली काम क्या है, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि साइंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। जितना आप डेली लाइफ से उनको रिलेट करेंगे, उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि ये सीरीज आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं जितनी भी सीरीज़ करा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन जो भी हैं, 5 या 10 क्वेश्चन तक भी आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल जनरल साइंस करा रहा हूँ, कोई भी मुश्किल पार्ट नहीं करा रहा हूँ। तो जिसको भी साइंस में प्रॉब्लम है, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। आपके भी कोई दोस्त मित्र कुछ भी है, उसके पास भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज है 15 क्वेश्चन की, 16 क्वेश्चन की या 20 क्वेश्चन की, ये चलती रहेगी। और आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो नियर बाई है 21 और 22 अक्टूबर को, तो उसके लिए भी काफ़ी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी साइंस की तरफ से, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो आज की जो है वो समाप्त करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी को धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।